हेलो एवरीवन, आई एम अजय सिंह। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे बेटा, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो राइट साइड मैंने लिख रखा है कि पहले फोर्स सिस्टम, देन उसका क्लासिफिकेशन बारे में बात करेंगे, देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, एंड देन हाउ टू रिजॉल्व एन इंक्लाइंड फोर्स, देन फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर कंकरेंट एंड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस के लिए, क्योंकि हम इसी पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, देन आज इस पर्टिकुलर क्लास में जो है हम लोग कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है फोर्स सिस्टम। ठीक है, क्या है आपका पहला टॉपिक? फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम होता क्या बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। सपोज कर लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है, ये आपका ग्राउंड होता है। ग्राउंड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अगर सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर आपसे बोला जाए, आपने 11th क्लास में आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, आपको पता है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बट एक आपको रफ आइडिया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सराउंडिंग से हम लोग अलग कर देते हैं, और अलग करते समय ये ध्यान देना है कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को भी हम शो कर रहे हैं। यानी जब सराउंडिंग था उसके साथ तो क्या फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस ऑब्जेक्ट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। एक तो इस अर्थ सरफेस की वजह से कांटेक्ट फोर्स जनरेट हो रहा होगा, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और एक ग्रेविटी का इफेक्ट आता है जिसको आप लोग वेट बोलते हो। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से क्या हो रहा है, एक इसका एक वेट है W, जिसको हम लोग mg बोलते हैं, और एक रिएक्शन जनरेट हो रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग R बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये क्लियरली विजिबल है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स नहीं लग रहा है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं। एक R है और दूसरा mg है। तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2 फोर्सेस लग रहे हैं। सेम अगर इसी ऑब्जेक्ट पे मैं इधर की तरफ फिर से मैं बना देता हूँ उसको, अगर इसी ऑब्जेक्ट पे मैं आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर दूं F ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है अर्थ सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर म्यू है, अब इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो विल बी गेटिंग अ वैल्यू समथिंग लाइक mg डाउनवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड, and there is a applied force F. Due to application of this force, this force is trying to move the object in forward direction. But फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ सरफेस और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ते हैं, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और बेसिकली ये क्या होता है? म्यू इंटू आर के बराबर होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे? अब 1, 2, 3 और 4 फोर्स। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो फिर भी हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो इस ऑब्जेक्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पे लगने वाले फोर्सेस कितने हो गए? यहाँ पे 2 थे, अभी कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। अब जब भी इस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना होगा तो इन चारों फोर्सेस के बारे में आपको समझना होगा। जब भी इस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करोगे तो इन दोनों फोर्सेस के बारे में आपको समझना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स सिस्टम। यानी 2 या 2 से अधिक फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं तो एक सिस्टम की तरह, सिंगल फोर्स नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? फोर्स का एक सिस्टम हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोर्स सिस्टम बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ठीक, अगर इतनी बात क्लियर है आपको, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर इतनी बात क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ब्रीफली मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा तो ये सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूँ। अब इसको और ज़्यादा आप पढ़ना है तो बुक्स को आप लोग रेफर कर सकते हो जहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, हमारा बेस मोटिव क्या है इस पर्टिकुलर क्लास का? कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है थोड़ा सा आपका स्किल बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको ये सारी चीजें समझनी है, इस वजह से मैं इसको फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं इसको बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब फोर्स सिस्टम को बेटा जनरली हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वो 2 तरीके का फोर्स सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है आपका कोप्लेनर
कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और एक होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बताता हूँ, ये कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर भी क्लासिफाइड है दो तरीके से, जिनको हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। बहुत सारे बुक्स में पैरेलल, कोलिनियर, कोइंसाइडिंग बहुत सारे फोर्सेस दिखाते हैं, लेकिन वो सारे जो है इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो मेरा जो बेसिक क्लासिफिकेशन होगा दैट विल बी कोप्लेनर, कोप्लेनर कंकरेंट एंड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। सिमिलरली नॉन कोप्लेनर की बात करें तो ये भी दो तरह से क्लासिफाइड है। अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो सिमिलरली 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास जो भी फोर्स सिस्टम है वो कितने तरीके के होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्या होगा, फर्स्ट वन विल बी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, देन सेकंड वन विल बी कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, थर्ड विल बी नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड फोर्थ विल बी नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ये 4 फोर्स सिस्टम है, लेकिन आपका जो फोकस होगा, जो हमारा स्कोप ऑफ स्टडी है वो यहीं तक लिमिटेड है। मतलब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग, या तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ये आपकी स्कोप ऑफ स्टडी में नहीं है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। अगर मैं 3D फिगर बनाऊं यहाँ बेटा, तो आप समझ पा रहे हो ये क्या है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये आपका इसको बोलते हो आप एक्स प्लेन, और ये आप क्या है मान लेते हैं वाई प्लेन है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर सारे के सारे फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये सारे फोर्सेस जो है ना वो इस पर्टिकुलर प्लेन नंबर 1 पे हैं। तो ये F1, F2, F3, F4 सो ऑन, ये सारे फोर्सेस इसी प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस बोर्ड की, थोड़ा सा और जनरलाइज केस देखते हैं, इस बोर्ड को मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे, सपोज कर लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो ये सारे फोर्सेस क्या हैं, इसी पर्टिकुलर प्लेन में ही एक्ट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। अगर एक फोर्स सपोज कर लो आपका ये मार्कर भी एक फोर्स है, तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को मैंने आगे, ये सपोज कर लो इसका फोर्स की डायरेक्शन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक एरो से शो करते हैं। तो एरो का जो लेंथ होता है उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और उसका जो एरो हेड होता है वो उसका डायरेक्शन बताता है। तो सपोज कर लो इस मार्कर का ये जो ब्लू कलर है दैट इज एरो हेड, और ये व्हाइट कलर का जो है ये इसकी लेंथ है। तो एक फोर्स मैंने इधर दिखा दिया। अब आप देख पा रहे हो बेटा कि F1, F2, F3, F4 ये सारे तो इस बोर्ड के प्लेन में हैं, लेकिन ये वाला क्या है, किसी और प्लेन में है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अगर एक भी जो है आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर, ठीक। तो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बोलूँ, ये वॉल जो है एक प्लेन है, वो छत जो है वो भी क्या है, एक प्लेन है। तो नंबर ऑफ फोर्सेज जो है इस वॉल पे लग रहे हो, और एक फोर्स जो है वो छत के पैरेलल लग रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, ये वाला फोर्स छत की प्लेन में चला जाएगा, बाकी जो है इस पर्टिकुलर प्लेन में है, तो ये नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर क्या होता है। देन हम बात करने जा रहे हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम की। कंकरेंट मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से पास होता हुआ। तो आप देखो बेटा यहाँ पे चारों फोर्सेज जो हैं दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूँ। तो ये कैसा फोर्स सिस्टम हो गया, ये कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो गया, क्योंकि सारे फोर्सेज एक ही प्लेन में हैं और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक, क्लियर। अगर सपोज को एक फोर्स ऐसा है ये, जिसको मैं बोल रहा हूँ F5। अब देखिए ये चारों फोर्स, ये पूरा फोर्स सिस्टम है F1 से लेके F5 तक, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि पता ये कैसा फोर्स सिस्टम है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कोप्लेनर तो हैं फोर्सेस सारे, ये सारे फोर्सेस जो हैं वो कोप्लेनर तो हैं, लेकिन एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। ये चारों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन ये जो पांचवा फोर्स है ये कहीं और से पास हो रहा है। तो ये कोप्लेनर तो हैं बट नॉन कंकरेंट है, क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन कोप्लेनर। अच्छा ये वाला फोर्स आ गया एग्जिस्टेंस में, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए बेटा ये सारे फोर्स, अगर एक फोर्स ये भी आ गया आपका, ये वाला, ये ब्लू वाला था है ना, तो ये भी एक सपोज करो फोर्स आपका आ गया। अब देखिए क्या है, ये 4 फोर्स से तो कोप्लेनर है, ये पांचवा नॉन कोप्लेनर चला गया, मतलब किसी और प्लेन में चला गया। लेकिन अभी भी ये जो पांचों फोर्स हैं दे आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट।
तो ये कैसा फोर्स सिस्टम हो जाएगा? दिस विल बी नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। लेकिन अगर ये फोर्स यहां चला जाए ऐसे, तो देखिए ये वाला फोर्स यहां से कभी नहीं पास होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये नॉन कोप्लेनर भी है और नॉन कंकरेंट भी है। तो ऐसा फोर्स सिस्टम क्या कहलाएगा? नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। उम्मीद है कि आपको ये चारों फोर्स सिस्टम समझ में आ गया होगा। हमारा फोकस कहाँ पे है? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। जरा इसको समझने से पहले बेटा, आपको इसमें और डिटेल में जाने से पहले मैं एक आपको थ्योरम बताना चाहता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं सेकेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारा आज का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जरा समझते हैं जल्दी से। ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया। हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है इस तरीके से, इस फोर्स को मैं बोल रहा हूं F, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट A ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फोर्स पता है आपको क्या 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 होता है? फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, अपना डायरेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन होता है और एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। क्लियर है? तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में बात करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये एरो हेड क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन बता रहा है, ये इसका पॉइंट ऑफ एक्शन है, ए पॉइंट पे लग रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या हो गया बेटा? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, एंड दिस इज व्हाट? पॉइंट ऑफ एक्शन, दिस इज व्हाट? पॉइंट ऑफ एक्शन, and this is what? This length is the magnitude and this arrowhead is direction. क्लियर? ये चार चीजें किसी फोर्स के बारे में आपको पता होती है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया। तो बताइए इसके लाइन ऑफ एक्शन पे नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं ना। यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है जिसको मैं बी बोल सकता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है जिसको सी में बोल सकता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है जिसको मैं डी बोल सकता हूँ। यानी कि इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप फिर से ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन था, वही है अभी, ये लाइन ऑफ एक्शन था उसका फोर्स का। दिस फोर्स सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू दिस वन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, दिस वाज द लाइन ऑफ एक्शन। अब मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ इस फोर्स को? ये डी था, सपोज कर लो ये पॉइंट जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, सपोज कर लो समथिंग थोड़ा दिक्कत हो गया, गड़बड़ हो गया, मान लो ये डी पॉइंट था जो यहाँ पे है, उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे आया, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको बना दूं तो कुछ ऐसा था, ये पॉइंट डी था, तो डी पॉइंट पे मैंने इस फोर्स को ट्रांसफर कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये फोर्स ए पे लग रहा होगा तो जो इफेक्ट देगा, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो उसका कुछ इफेक्ट होगा, तो अगर ये फोर्स ए पे लग रहा है तो कुछ इफेक्ट देगा, ठीक है। दैट इफेक्ट विल बी सेम व्हेन दिस फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू पॉइंट डी। यानी किसी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग किसी भी पॉइंट पर अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसका उस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट हैं। फोर्स को ए पे लगाओ तब भी वही देगा इफेक्ट, फोर्स को डी पे लगाओ तब भी वही इफेक्ट देगा, फोर्स को बी पे लगा दो तब भी वही इफेक्ट देगा, फोर्स को सी पे लगा दो तब भी वही इफेक्ट देगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? द बॉडी शुड बी रिजिड वन। इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग जिस बॉडी को ट्रीटमेंट, जिस भी बॉडी की स्टडी करेंगे, दैट बॉडी विल बी रिजिड वन। उसको रिजिड मान के हम चलेंगे, मतलब फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग रिजिड बॉडीज की बात करते हैं। इसके बाद आप जो है कभी और पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जो आपका है, वहाँ पे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात करते हैं, जहाँ पे बॉडी जो है वो रिजिड ना होकर क्या होता है, डिफॉर्मेबल हो जाता है, वहाँ पे हम लोग उसके डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, केवल हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्लियर है, मैं इसको बोल देता हूँ फिर से। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? The effect of a force remains unchanged if that force is transferred from one point to another point on its line of action. फिर से दूसरे तरीके से मैं बोलता हूं, the effect of a force will remain unchanged if its point of action is changed from one point to another on its line of action.
ये इसका पॉइंट ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अभी इसका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है ए है, अभी इसका पॉइंट ऑफ एक्शन डी है, लेकिन ए और डी ये दोनों इसके लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, तो ये दोनों जो है इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट इफेक्ट देंगे। यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट पे ए पे फोर्स लगाओ तब भी वही इफेक्ट मिलेगा, इसको डी पे लगाओ तब भी यही इफेक्ट मिलेगा। होप कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्लियर होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्लियर है, तो एक छोटा सा और टॉपिक देखते हैं हम लोग, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ओके। नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखो बेटा, किसी भी फोर्स की बात करते हैं तो या तो वो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा, सपोज कर लो ये F1 है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है, मान लेते हैं F2 है, या फिर वो इंक्लाइंड हो सकता है। यही तीन हो सकते हैं पॉसिबल केसेस। तो अगर कोई फोर्स वर्टिकल है तब तो क्लियर है y की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल तो क्लियर है x की डायरेक्शन में, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड होगा, सपोज कर लो ये x के साथ इंक्लाइंड है थीटा एंगल में, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक x के लॉन्ग एक y के लॉन्ग। जिसका जो x कंपोनेंट होगा वो F3 cos थीटा होगा, और जो y कंपोनेंट होगा वो F3 sin थीटा होगा। क्लियर इतनी बात? तो अगर सिमिलरली अगर हम और बात करें, इस और एग्जांपल पे देखें, सपोज कर लो ये आपका कोई फोर्स है F4, ये सपोज कर लो क्या बेटा आपका F4 है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल यहाँ बना रहा है, तो ये क्या होगा, वर्टिकल के साथ जो होगा वो F4 sin थीटा फॉर्म करेगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो है F4 cos थीटा फॉर्म करेगा, क्योंकि थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। जिसके साथ थीटा उसके साथ cos कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा नहीं वो एक्सिस के लॉन्ग साइन कंपोनेंट। लेकिन ऐसा करते समय एक बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप देख पा रहे हो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, यानी इससे दूर जा रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स सिचुएशन देखूं, सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है F4, ये जो F4 था वो यहाँ पे लग रहा है, अभी भी ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल ही फॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट होगा उसका एरो हेड भी किधर होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, क्योंकि जो मेन फोर्स है जिसको हम लोग रिजॉल्व करना चाह रहे हैं वही ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो इसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी F4 sin थीटा एंड दिस विल बी F4 cos थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब एक और एग्जांपल अगर देखें हम लोग, सपोज कर लो ये आपका ऐसा है फोर्स सिस्टम, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है या ऑब्जेक्ट जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। सपोज कर लो ये F5 है और इस बार ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो दिस कंपोनेंट विल बी अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन। ये पॉइंट ऑफ एक्शन था, है ना, इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, ये बॉडी पे लग रहा है फोर्स, तो अवे फ्रॉम बॉडी है, इसका कंपोनेंट भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, दैट विल बी F5 cos थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ है, इस कंपोनेंट के साथ, और यहाँ पे होगा F5 sin थीटा। तो होप कि आपको ये रिजोल्यूशन क्लियर होगा, है ना, फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। और अगर फोर्स का रिजॉल्व करना आपको क्लियर हो गया तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करोगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय ध्यान में रखनी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर कोई सपोज कर लीजिए वॉल है ना, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है या हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया था। तो आप जानते हो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग बट द डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑल द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर शोन। यानी इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को आप दिखा दो, और दिखाने के बाद, दिखाने से पहले क्या करना, उसको उसके सराउंडिंग से सेपरेट कर लेना है, फिर वही जो आपका फिगर बन के तैयार होगा दैट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम।
तो फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं बेटा? 2 तरीके के होते हैं, मैंने बताया आपको। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसका एग्जांपल समझना चाहोगे बेटा? देखो क्या है, अगर सपोज कर लो ये मार्कर है आपका, ये मार्कर रेस्ट कंडीशन में है। अब ये रेस्ट में क्यों है, ये बात समझ में आ रही है आपको? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless an exact net force is applied on that object, यानी कोई भी वस्तु अपनी यथा स्थिति को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दैट मीन्स इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है दैट इज जीरो। अगर न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से देखें इसको तो क्या है, ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। एक्सेलरेट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी नेट फोर्स इस पे लगने वाला क्या है? जीरो है। ठीक है, F इक्वल्स टू में वैसे भी आप समझ सकते हो। तो आप बताओ, इस पे मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस मार्कर पे, वो मैं ऊपर की तरफ इसको खींच रहा हूँ। ऊपर की तरफ मुझे इसलिए खींचना पड़ रहा है क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, एंड दैट ग्रेविटेशनल पुल इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ इसको मुझे ऊपर खींचने के लिए इसको टच करना है, लेकिन ग्रेविटी को इसको अपने नीचे खींचने के लिए टच करने की जरूरत नहीं है, यानी वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स हो जाता है। और जो मैं टच कर रहा हूँ, इससे फोर्स जो लगा रहा हूँ, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो 2 तरीके के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इसका, तो इस पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो लग रहा है वो mg है इसका, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा दैट विल बी द एक्शन रिएक्शन पेयर। ये ब्लॉक क्या कर रहा है? इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है अर्थ सरफेस को r से, तो ये छोड़ देगा क्या? इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा r से। एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यानी मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इसके सराउंडिंग जो कि अर्थ सरफेस था इससे सेपरेट कर दिया, और इस अर्थ सरफेस की वजह से 2 फोर्सेस लग रहे थे। एक तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था नीचे की तरफ, और दूसरा क्या लग रहा था? रिएक्शन फोर्स लग रहा था। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल जो है ये अर्थ सरफेस की वजह से नहीं लग रहा था, ये अर्थ की वजह से लग रहा था। ठीक है, तो ये चाहे इस सरफेस से कॉन्टेक्ट में होता या ना होता, ये ग्रेविटेशनल पुल जो है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस की वजह से कहना गलत होगा, ये अर्थ की वजह से लग रहा है, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स है। और ये जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सरफेस। क्लियर? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होता है। अगर मैं फिर से दूसरा एक एग्जांपल लेके देखूं, तो सपोज कर लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इस पे मैं अगर फोर्स अप्लाई कर देता हूँ F यहाँ पे, और इनके बीच का जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वो म्यू है, तो आपको पता है कि इन दोनों के कॉन्टैक्ट जहाँ पे है, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा जिसको आप लोग फ्रिक्शनल फोर्स जो कहते हो। और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? जो 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे इधर की तरफ, तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या कहेगा? इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे, वो क्या करेगा? वो पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि इस मोशन को अपोज करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ऑब्वियसली इसको अर्थ सरफेस से अलग करना पड़ेगा। अर्थ सरफेस से अलग करते ही हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि mg होगा वो लगाएंगे, और एक जो है रिएक्शन फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको मैं r बोलूंगा। ठीक है, और ये अप्लाइड फोर्स है आपका, तो अप्लाइड फोर्स तो ऐसे ही रहेगा F। क्लियर? और एक आपका रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा जिसको आप लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हो, वो जो होता है म्यू r के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बन के तैयार हुआ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 1 2 3 4, और इस पे जितने भी पॉसिबल फोर्सेस है वो मैंने सारे दिखा दिए। तो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर कुछ लोग कहोगे नहीं सर अर्थ सरफेस का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनना है, तो अर्थ सरफेस का जो सराउंडिंग हो क्या है इस समय? केवल ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा अर्थ सरफेस का। क्लियर है? इस अर्थ सरफेस को मैंने इसके अपने इस सराउंडिंग से अलग कर दिया। इतनी बात क्लियर है सबको? तो ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा इस पे, तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में और कुछ भी जानना होगा, बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्री बॉडी डायग्राम का है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपको याद रखना है। क्या करना? आपको याद रखना है। ठीक है, बिना उसको याद किए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम ना लगे इस वजह से मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज करो बेटा कोई इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये क्या करेगा? अर्थ सरफेस को छोड़ देगा, क्या इसको ऊपर की तरफ ये पुश करेगा। तो यह बात हमेशा ध्यान रखो आपको, किसी भी वॉल या अर्थ सरफेस के बीच के कांटेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो जो रिएक्शन फोर्स देता है वो वॉल या अर्थ कांटेक्ट सरफेस,
वो हमेशा अपने सरफेस के 90 डिग्री को देता है। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा इस ब्लॉक पे जो रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा दिस विल बी ऑलवेज 90 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू दिस वॉल, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये रिएक्शन किसकी वजह से आया है? इस अर्थ सरफेस की वजह से आया है। और ये अर्थ सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो जो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन किसकी वजह से आएगा? इस अर्थ सरफेस की वजह से आएगा। तो वो जो रिएक्शन होगा उस अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था अर्थ सरफेस, तो क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन। अगर ये अर्थ सरफेस एक्स डायरेक्शन में है तो क्या होगा? दिस विल बी इन वाई डायरेक्शन। अगर ये अर्थ सरफेस सपोज को आपको वर्टिकल है, सपोज को यहाँ पे कोई एक बॉल ऐसे लटकी हुई है, ये बॉल ऐसे स्ट्रिंग से मैंने बांध रखा है इसको, तो ये बॉल क्या कर रही है? इसको इस वॉल की तरफ पुश कर रही है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वॉल पे ऐसे पुश कर रही है तो वॉल छोड़ देगी क्या? वॉल इसको आगे की तरफ धक्का देगी ऐसे। अब फिर से देखो, अगर मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अर्थ सरफेस कांटेक्ट था वो जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस विल बी द आर। और ये आर जो है जिसकी वजह से आया है, इस सरफेस की वजह से आया है, इस सरफेस की वजह से आया है, तो ये हमेशा कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक जो है इस पे अर्थ सरफेस पे इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये छोड़ेगा क्या? नहीं, आर का फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, तो ये क्या करेगा? आगे की तरफ इसका आर का फोर्स रहेगा। लेकिन ये एंगल जो होगा दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। फिर एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो बेटा ये एक इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे। अगर ये इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आपको मैंने अभी बताया कि ये वॉल कैसा है? इंक्लाइंड है। लेकिन जो रिएक्शन ये जनरेट करेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, यानी ये एंगल जो होगा दैट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। यानी ये रिएक्शन जिस सरफेस की वजह से आया है, दिस आर, ये रिएक्शन जिसकी वजह से आया है वो वॉल, देखो ये वॉल है जिसकी वजह से आया है, तो ये रिएक्शन का जो एंगल होगा दैट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री विद द सरफेस ड्यू टू विच दिस रिएक्शन कम्स। ओके, अब चूंकि ये फोर्स है, रिएक्शन एक फोर्स होता है, तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। वो डायरेक्ट सेंस नमस्ते, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए। ये एंगल भी मैं इरेज करता हूँ, आप समझो कि ये 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करूँ जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर दूँ जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो किसको से लगता है कि ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये आपको भी मैंने बताया कि इस वॉल के 90 डिग्री पे रिएक्शन होगा। तो अगर ये रिएक्शन 90 डिग्री है मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर ये थीटा तो दिस विल बी व्हाट? 90 माइनस थीटा। और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो वाई और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है दिस एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी थीटा। क्लियर है आपको? तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप ये कंक्लूड कर सकते हो अगर कोई इंक्लाइंड वॉल है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा बना रही है, तो उसका जो रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन विल मेक एन एंगल ऑफ थीटा, द सेम एंगल थीटा विद द वर्टिकल नाउ। तो अगर ये वॉल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करेगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? एक बार फिर से मैं उसको दूसरे तरीके से देख लेता हूँ, है ना। ये ऐसे दिखा दिया मैंने, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। सपोज कर लो कि ये वॉल जो थी, जो मैंने इधर की तरफ बना रखा था, इस वॉल को मैं ऐसे बना देता हूँ। अब यहाँ पे सरफेस है, सेम है क्या? चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया आपको। चाहे ऐसे होगा तो ये रिएक्शन ऐसे आएगा आर, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये वर्टिकल के साथ थीटा बनेगा। अगर ये वॉल ऐसे है तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसे आएगा आर, और ये एंगल अगर थीटा बना रही है ऐसे, तो यहाँ पे ये वर्टिकल के साथ फिर से थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन फोर्स आ रहा आर, इसका एंगल जो होगा वर्टिकल के साथ थीटा होगा। अगर जिस वॉल की वजह से रिएक्शन आ रहा है वो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात सबको क्लियर होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो होप्स कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी और फ्री बॉडी डायग्राम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। मैंने अभी बताया था आपको कि कोप्लेनर कंकरेंट और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में ही हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम।
कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम मैंने बताया था आपको कि एक ही पॉइंट से सारे फोर्सेस पास हो रहे हों और एक ही पॉइंट से सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, वैसा मैंने बोला था आपको। तो सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे सपोज करो 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ये मान लेते हैं F1, ये मान लेते हैं F2, ये मान लेते हैं F3। अब देखिए बेटा क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में होना है तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा। कब एक्सेलरेट नहीं होगा? जब तक इसके ऊपर नेट फोर्स ना लग रहा हो। नेट फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या? अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, हमको पता है इस ऑब्जेक्ट का मोशन या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, या फिर सर्टेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है इसका मतलब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब कुछ फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, कुछ फोर्स वाई डायरेक्शन में है, तब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। लेकिन अगर इसको मूव करना ही नहीं है तो हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं भैया समेशन एफ एक्स जो है ना वही 0 है, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। और मैं क्या बोलूँ, समेशन वाई एफ वाई जो है वो 0 है। तो जब समेशन एफ एक्स 0 होगा, समेशन एफ वाई 0 होगा, तो नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होना है तो आपके पास 2 कंडीशन है इक्वेशन की, 2 इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्या कहलाते हैं? इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। दिस इज व्हाट? इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाती है, समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। इसको डिटेल में हम लोग आने वाली क्लास में बात करेंगे। क्यों? यही 2 इक्वेशन है। ये तो क्लियर हो गया आपको, समेशन एफ एक्स 0 समेशन एफ वाई 0, मतलब कि नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट में नहीं लगना चाहिए। और ये वाला जब हम बात करेंगे, जब हम लोग नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हो कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये दोनों होती हैं। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम आ जाएगा तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्लियर है आपको, तो हम लोग एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं इसी फोर्स सिस्टम का, यानी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए जरा। सपोज करो बेटा कोई एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, सिलेंडर है, बॉक्स ब्लॉक के अंदर है, इस वजह से इसको मैंने सर्कल दिखा रखा है। इसका फ्रंट व्यू देखोगे सिलेंडर का तो सर्कल की तरह दिखेगा। और ये इस वॉल पे रेस्ट कर रहा है और यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है जिसको सपोर्ट कर रही है, क्लियर। और ये एंगल जो है, दिस एंगल इज नथिंग बट 30 डिग्रीज। ये ऐसे रेस्ट कर रहा है और क्या बोल रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द रिएक्शंस एट कांटेक्ट पॉइंट्स A and B and the weight of this object is 500 newtons. The weight of this object is what? 500 newtons. तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे ये रिएक्शन फोर्सेस आपको ड्रॉ करने हैं तो आपको इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूं, इसको सराउंडिंग से सेपरेट कर लूं। मैंने क्या किया, इसको इसके सराउंडिंग से सेपरेट कर लिया। अब इसके सराउंडिंग सेपरेट कर लिया, मैंने सेंटर पॉइंट को यहां पे दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स में दिखा देता हूं। नॉन कांटेक्ट फोर्स कहां से पास होगा? इसके सेंट्रोइड से पास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा, दैट इज mg। mg मतलब जो वेट है इसका 500 न्यूटन सेंटर से पास होगा। अब बताइए कि यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये ब्लॉक जो है ना, ये जो सिलेंडर है वो इसको ऐसे पुश कर रहा है, पीछे की तरफ ऐसे पुश कर रहा है। तो क्या ये छोड़ देगा? ये क्या करेगा, इसको आगे की तरफ ऐसे पुश करेगा। यानी इस पॉइंट ए पे एक रिएक्शन आ रहा है जिसको मैं RA बोल रहा हूं। ये किसकी वजह से आएगा? इस वॉल की वजह से आएगा। सिमिलरली यहां पे जो है ये ब्लॉक जो है इस वॉल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो ये क्या छोड़ देगा वॉल, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसको मैं बोल रहा हूं RB। यानी यहां पे एक फोर्स आ रहा है RB। ये क्या आ रहा है? RB। लेकिन हमको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि अगर ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है तो इस पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है इसको मैं यहां ट्रांसफर कर सकता हूं।
अगर ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, अगर सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन इसका पास हो रहा है इस फोर्स का, तो मैं इस फोर्स को भी सेंटर पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ऐसा करके हमें मिल क्या रहा है कि ये तीनों फोर्स जो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना शुरू हो जा रहे हैं। तो जब एक पॉइंट से पास होने लगेंगे तो ये कैसा फोर्स सिस्टम हो जाएगा, कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा। और अगर ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो हम अपने वो दो इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, ये दोनों इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं Ra और Rb को निकालने के लिए। लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से ही पास होगा, ये कैसे पता? इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से ही पास होगा, ये कैसे पता? आप सबको पता है, अभी मैंने बताया आपको कि ये वॉल जो है इसकी वजह से रिएक्शन आएगा, तो जो रिएक्शन आएगा इस वॉल के 90 डिग्री पे होगा। और आपको पता है किसी भी सर्किल पे अगर कोई टेंजेंट है और उस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट पे, कांटेक्ट पॉइंट पे, तो हमेशा सेंटर से पास होता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन फोर्स होगा, दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स विल पास थ्रू द सेंटर। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है आपका, और अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा उस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, और ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से होगा, सेंटर से ही पास होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो आपको ये क्लियर हो गया। इस Ra को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से मैं इस सेंटर पे ट्रांसफर कर सकता हूं, क्लियर है। और ये सेंटर से क्यों पास हो रहा है ये मैंने अभी यहां बताया आपको, क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताऊं, इस Ra को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं ऐसे, दिस विल बी द Ra, और Rb को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं ऐसे, ये हो चला गया Rb सेंटर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो देखिए क्या हुआ, ये सारे फोर्सेस जो ए पे लग रहे थे वो कहाँ पे, Ra वाले सेंटर पे चले गए, Rb भी सेंटर पे चला गया, और ये जो वेट जो है वो तो सेंटर पे लग ही रहा था। अब देखिए ये तीनों फोर्सेस जो इस बॉक्स पे लग रहे थे, इस सिलेंडर पे लग रहे थे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा। लेकिन जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो फोर्सेस, Ra तो हॉरिजॉन्टल है और 500 वर्टिकल, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस Rb को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो जब कोई इंक्लाइंड फोर्स होता है ना, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तभी होती है जब उसका एंगल पता होता है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए इसका, तो बात बन जाए क्या। और मैंने अभी जस्ट इसके प्रीवियसली, अभी जब फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहा था, मैंने बताया आपको, अगर ये वॉल 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जो इसका रिएक्शन फोर्स होगा, जिसको मैं Rb बोल रहा हूं, ये उतना ही एंगल बनाएगा, लेकिन किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो अगर ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। इतनी बात अगर क्लियर है तो देखिए आगे मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। दिस विल बी योर Rb थीटा के साथ वाला, तो cos 30, एंड दिस विल बी Rb sin 30। अब हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते हैं, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव लेंगे। तो देखिए Ra जो है पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, तो उसको मैंने Ra लिख दिया, और ये Rb sin 30 नेगेटिव एक्स में लग रहा है, तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ Rb sin 30 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन मैं क्या करने जा रहा हूं, कि समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 लिखने जा रहा हूं, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। तो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाले को नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Rb cos 30 माइनस ऑफ 500 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को देखो हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा आपका, Rb इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई cos 30, दैट इज, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 577.35 न्यूटन। और अगर इस वैल्यू को ले जाके हम लोग यहाँ पे पुट कर दें Rb की, तो यू विल गेट Ra, मैं सॉल्व करके देखता हूँ क्या आएगा, दैट इज Rb इज व्हाट, 577.35 और मल्टीप्लाइड बाई sin 30, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज 288.68। तो यू विल गेट Ra इक्वल्स टू 288.675 और 68 न्यूटन। कौन सी प्रॉब्लम थी, जहाँ पे ये जो सिलेंडर था दो वॉल्स के ये वी ग्रुप में ऐसे लाई कर रहा है, तो इसके जो दो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी, यहाँ पे दो कांटेक्ट रिएक्शंस आएंगे। ए पे जो कांटेक्ट रिएक्शन होगा दैट विल बी Ra एंड दैट विल पास थ्रू सेंटर, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको।
और बी पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन आएगा जिसको मैं आरबी बोलना, और ये भी सेंटर से पास होगा, और इस रिएक्शन का एंगल जो होगा ये 30 डिग्री क्यों होगा आपको क्लियर है, क्योंकि ये रिएक्शन जिस वॉल की वजह से आ रहा है वॉल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो रिएक्शन जो होगा वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनाएगा। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया था, ये दो फोर्सेस जो थे RA और 500 दे आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये RB जो है ये इंक्लाइंड है, इसको हमने रिजॉल्व किया, और उसके बाद अपने इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन Fx इक्वल्स टू 0, समेशन Fy इक्वल्स 0 लगाया, वहां से हमें क्या मिल गया, RB इक्वल्स टू 577.35 एंड RA इक्वल्स टू समथिंग 388.68 न्यूटन आ गया। क्लियर है। तो ये आज एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स कैसी आपसे पूछी जा सकती है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।